Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta June 2020 करंट अफेयर कंपाइलेशन. इससे पहले भी हम काफ़ी सारी वीडियोस कर चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें. आज हम नेक्स्ट पेजेस करेंगे एंड आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा. तो आज ये हम करेंगे. ओके, सो सबसे पहले आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं दैट इज़ वाई चाइना इज़ अपोजिंग थार डिफेंस सिस्टम इन साउथ कोरिया. तो थार डिफेंस सिस्टम है क्या? पहले तो थार की फुल फॉर्म एक पेज बना लें आप और उस पर जो फुल फॉर्म्स हैं सभी पीडीएफ की वो लिख लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर कोई ना कोई आ सकता है. तो थार का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस. ये एक ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे बनाया है यूएस की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने. इसके साथ जो ये थार है इट इज़ कपल्ड विद स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस स्टेशंस. मतलब स्पेस में भी इसके स्टेशन है एंड ग्राउंड में भी है. एंड इट इज़ अलार्म, मतलब ये अलार्म कर देती है अगर मान लीजिए कोई मिसाइल आ रही है किसी स्पेस बेस्ड सैटेलाइट से, तो इंफ्रारेड जो इसके सेंसर्स होते हैं वो बता देते हैं दैट कि कोई मिसाइल जो है वो आ रही है. वेयर ऑल इट हैज़ बिन डिप्लॉयड, कहाँ कहाँ ये डिप्लॉयड है? साउथ कोरिया में, यूएई में, गुआम में, इजराइल में एंड रोमानिया में. अब ये जो साउथ कोरिया एंड जो चाइना की कंट्रोवर्सी क्या है, अभी तक हमने जाना कि थार्ड क्या है, ठीक है, अब हम जानेंगे इनकी कंट्रोवर्सी क्या है. तो सबसे पहले तो थार्ड बनाया किसने था? यूएस ने बनाया था. नाउ यूएस का बेस है साउथ कोरिया में एंड यूएस ऑपरेट करता है थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने बेस में. मतलब जहाँ पे बेस मीन्स एक तरीके से जैसे अपने आर्मी की जगह होती है इस तरीके से. नाउ यूएस ने पहले अनाउंस किया था कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो एक काउंटर मेजर होगा अगर नॉर्थ कोरिया कोई पर्सनल अटैक करता है साउथ कोरिया पर. तो मतलब अगर नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया तो हम अपना बचाव करने के लिए अटैक करेंगे, पर्टिकुलरली आफ्टर द कंट्री हैड एंगेज्ड इन टेस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफ़ी टाइम से बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा था. तो यूएस को ये ज़रूरी लगा 2017 में कि जो मैटर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं एंड नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी मतलब फ्यू मिसाइल्स टेस्ट की हैं इन द डायरेक्शन ऑफ यूएस बेसिस इन जापान. नाउ इससे यूएस एंड जो साउथ कोरिया है उन दोनों ने अब किसको गुस्सा दिला दिया है? चाइना को. चाइना का क्या कंसर्न है? ये जो सिस्टम है इसके अंदर एडवांस्ड रेडार सिस्टम है जो कि चाइना के एक्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं. एक्चुअली जो रेडार होता है, अगर मान लीजिए कोई रेडार है उसके एरिया में जो आएगा, जस्ट अ मिनट लेट मी चेंज द कलर, इसके एरिया में जो आएगा तो इसके एरिया में मतलब ये जो डिफेंस सिस्टम है इसका जो रेडार सिस्टम है उसके अंदर चाइना के एक्शंस भी ट्रैक किए जा सकते हैं. तो ये चाइना को प्रॉब्लम है. तो यूएस की इस रीजन में प्रेजेंस होना, मिलिट्री बेसिस होना जापान में, साउथ कोरिया में, तो ये चाइना के लिए एक चिंताजनक बात है. तो यूएस एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ओवर साउथ कोरिया एंड जापान एंड बीजिंग के लॉन्ग टर्म मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंड जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं बीजिंग दैट इज इन चाइना, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं साउथ कोरिया एंड जापान में, तो उससे यूएस उस चीज़ पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है. तो इसलिए चाइना क्या है, चिंतित है. अब इस कंट्रोवर्सी से साउथ कोरिया पर क्या असर हो सकता है? पहली कंट्रोवर्सी 2017 में हुई थी. तब चाइना ने साउथ कोरिया को इकोनॉमिकली मतलब पैसे के थ्रू बहुत हार्ड हिट किया था. साउथ कोरिया का जो बिजनेस था वो एक तरीके से ठप कर दिया था उन्होंने. इस मतलब 2017 में इस डेवलपमेंट के बाद जो टूरिज्म था चाइना से साउथ कोरिया की तरफ वो बहुत फॉल हो गया था. तो पैसों की तंगी क्रिएट कर दी. साउथ कोरिया की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जैसे कि कॉन्सर्ट्स हो गए, शोज़ हो गए, वेंचर्स हो गए, पॉप स्टार्स के, ये भी कैंसिल हो गए थे. साउथ कोरिया के जो कॉस्मेटिक्स एंड जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो चाइना में पॉपुलर थे उनको भी सोशल मीडिया पर एक तरीके से ये अपील हुई थी कि साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स को क्या कीजिए, बॉयकॉट कीजिए. सो दिस इज़ योर इंटरसेप्टिंग मिसाइल. ये आप देख सकते हैं, ये आपका रेडार है एंड दिस इज़ योर TFCC दैट इज़ थर्ड फायर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट इक्विपमेंट. ठीक है, ये आपका फिर लॉन्चर है, ये ऊपर उठेगा, यहाँ से आपकी मिसाइल जाएगी. ओके, तो इस तरीके से काम होगा. तो रेडार डिटेक्ट कर लेता है इनकमिंग थ्रेड को, जो टारगेट होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है.
इंटरसेप्टर फिक्स किया जाता है फ्रॉम द ट्रक माउंटेड लॉन्चर एंड फोर्थ स्टेज के अंदर जो इंटरसेप्टर है वो काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करता है टू डिस्ट्रॉय इनकमिंग मिसाइल। जैसे मान लीजिए ये मिसाइल यहाँ से आ रही है इनकमिंग थ्रेट, तो यहाँ से ये जो लॉन्चर होगा ये इस मिसाइल को क्या कर सकता है, काउंटर अटैक कर सकता है। नाउ व्हाट इज़ इट, मतलब नेक्स्ट क्या है, तो यूएस एंड नॉर्थ कोरिया ने यही कहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं दे आर नॉट ओनली टू काउंटर पोटेंशियल थ्रेट्स बाय नॉर्थ कोरिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। तो विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है कंट्री के बीच में एंड फॉरेन नेशन के बीच में जिनका मिलिट्री फोर्सेस होते हैं विजिटिंग इन दैट कंट्री। नाउ विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट सिंपल क्या है कि अगर कोई मिलने के लिए आएगा तो एग्रीमेंट करना। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में जा रहे हैं तो हमारी जो कंट्री होगी वो उस कंट्री के साथ कुछ एग्रीमेंट करेगी कि यहाँ के जब बंदे होंगे जब वहाँ आएंगे सो हाउ विल यू डील, सो दैट इज़ बेसिकली द विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। लेकिन अब ये किस कंट्री से रिलेटेड है वो हम करते हैं। तो विजिटिंग फोर्सेस एक एग्रीमेंट होता है एक कंट्री के बीच में एंड फॉरेन नेशन के बीच में जिनका मिलिट्री फोर्सेस हों, ठीक है, वहाँ पे आपके मिलिट्री फोर्सेस होने चाहिए। तो ये रूल्स गाइडलाइंस लीगल स्टेटस बताते हैं। अब ये रिलेट है आपका यूएस के मिलिट्री से जो ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ, फिलीपींस में। 1951 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुई थी। 2014 में इनका इन्हांस्ड डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि जो यूएस मिलिट्री है वो जॉइंट एक्सरसाइज एंड ऑपरेशंस कर सकती है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस ने भी इस विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर लिया था 1999 में। नाउ इम्प्लीकेशंस फॉर द यूएस, जो विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट है बेसिकली अगर ये टर्मिनेट हो जाता है तो यूएस की जो मिलिट्री होगी फिलीपींस के अंदर बिना किसी लीगल एंड ऑपरेशनल स्टैंडिंग के रह जाएगी। तो विदाउट अ वीएफए यूएस मिलिट्री वहाँ पर नहीं रह सकती, ठीक है। देन देखिए जो फिलिपिन ये हमने कर लिया है इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जो यूएस का अलायंस है और जो वीएफए है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही फिलिपिन की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंड इससे ट्रस्ट बना रहता है, ठीक है। एंड जो फिलिपींस हैं हैव मच मोर नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स चाइना एंड रिमेन वेरी, क्योंकि बीजिंग के जो एक्शंस होते हैं साउथ चाइना सी के अंदर वो देखने को मिलते ही रहते हैं। सो फिलिपिन जो पब्लिक है हैड ऑल्सो सोड ऑन चाइनीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर यूएस फिलिपिन का अलायंस बना रहता है, इनके बीच में वीएफए बना रहता है दैट इज विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट बना रहता है, तो चाइना के खतरों से भी ये बच सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ये काम कर सकती है। नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट आर सोशल बबल्स। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो थोड़ी कम करनी शुरू कर दी हैं इवन इन द, क्योंकि जो केसेस हैं वो तो देखिए बढ़ ही रहे हैं कोविड-19 के, लेकिन फिर भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ानी शुरू कर दी हैं। नाउ ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाती हूँ, ये आप देखिए ये सोशल बबल्स हैं, ठीक है, दीज आर द सोशल बबल्स। तो ये सोशल बबल जो है ये न्यूजीलैंड मॉडल ऑफ हाउस होल्ड बबल्स हैं, एक्सक्लूसिव सोशल ग्रुप, मीन्स आप मिल सकते हैं एक दूसरे से पैंडेमिक के टाइम में भी। एंड जो बबल है वो इंडिविजुअल का हाउस होल्ड है, जैसे मान लीजिए ये आपकी फैमिली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस बबल इज़ योर फैमिली जहां आप रहते हैं। एंड आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इसके अंदर भी रह सकते हैं। सो दिस पीपल, और हो सकता है ये एक ही हाउस होल्ड के भी ना हो, एक लोकेलिटी के भी हो सकते हैं। तो न्यूजीलैंड ने ये फाउंड किया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड बेनिफिट्स यही रहेंगे। अगर जो मेंबर है किसी भी बबल का वो सिम्टम्स डेवलप करता है तो पूरा का पूरा जो बबल है वो अपने आप को क्या कर ले, क्वारंटीन कर ले, ताकि आगे इन्फेक्शन फैल ना सके, ताकि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना देखे जा सकें। नाउ जो लोग हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें एंड मींस केयर मिलेगी, फिर उनको सपोर्ट मिलेगा। तो न्यूजीलैंड का ये है। सोशल बबल्स कैन ऑल्सो भी इम्प्लाइड बाय द, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के सोशल बबल्स बना सकते हैं, डिपार्टमेंटल वर्क यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं या आपके कोई जानने वाला काम करता है, तो आपको पता है कि भाई ये पर्सन का इन 3-4 लोगों से तो डेली काम होता ही है, इससे फाइल लेना, इसको फाइल देना, इससे पानी पीना। सो आप उनका एक बबल बना दीजिए। तो अगर इसमें से कोई भी एक इन्फेक्टेड होगा तो ये सभी अपने आप को क्या कर लें, क्वारंटीन कर ले। सो बेसिकली ये मेथड है ताकि जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो सके, कम हो सके। नाउ कॉपरेटिव सिक्योरिटी इन पर्शियन गल्फ लिटोरल। तो जो लैंड है पर्शियन गल्फ वो 8 कंट्रीज शेयर करती हैं, मे बी देयर इज डायग्राम।
हाँ जी, देखिए यहाँ पर है ये डायग्राम। तो ये आपका पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर आपको 8 कंट्रीज़ मिलेंगी। ओके, आप इराक देख सकते हैं, ईरान देख सकते हैं, ओमान देख सकते हैं, यूएई देख सकते हैं, कतर देख सकते हैं, बहरान देख सकते हैं, कुवैत देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया देख सकते हैं। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं, इनके नेम्स आप लर्न कर लें जहाँ पे भी आपने मैप का काम किया हुआ हो, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी आया था। तो जो लैंड्स हैं अराउंड द पर्शियन गल्फ वो 8 कंट्रीज़ हैं, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। 4-5 बार पढ़िए, देखिए, लर्न कर लीजिए। नाउ ये कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की, ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिटिकली। एंड जो 2/3 वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स हैं, 1/3 नेचुरल गैस रिजर्व्स इन एरिया के अंदर हैं। मीन्स जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सी ट्रेड इस गल्फ से होती है, जिसकी वजह से इस रीजन में बहुत हाई ट्रैफिक रहती है। नाउ जो फ्रेमवर्क है फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन दिस रीजन, पीस एंड स्टेबिलिटी लाई जाए, फ्रीडम दी जाए सभी स्टेट्स को इन द गल्फ टू एक्सप्लॉइट देयर हाइड्रोकार्बन एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रीडम हो कमर्शियल शिपिंग की, ठीक है, फ्रीडम, प्रिवेंशन हो कॉन्फ्लिक्ट का, प्रिवेंशन हो इमरजेंस ऑफ कंडीशंस का। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। नाउ व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि गल्फ इज़ एन इंटेग्रल पार्ट, इंडिया के जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है उसके अंदर ये आता है, चाहे जोग्राफिकल हो, चाहे हमारा ऑयल से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट हो। इंडिया जो है वो इन 6 गल्फ कॉपरेशन काउंसिल पे भी डिपेंड है, जो 42% ऑयल का हम इंपोर्ट करते हैं। एंड टॉप 5 ऑयल सप्लायर्स में से जो 3 सप्लायर्स हैं वो गल्फ स्टेट्स ही हैं। ओके, तो इंडिया जो है वो इन गल्फ स्टेट्स को लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी भी बनाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 7.6 मिलियन इंडियन नेशनल्स हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग एंड वर्किंग इन दैट रीजन, स्पेशली इन सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो इंडिया का लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके थ्रू $104 बिलियन का ट्रेड होता है। 2017-18 में हुआ था, 7% इंक्रीज था ये पहले के टाइम से भी। एंड ये इंडिया एंड आशियन ट्रेड से भी ज़्यादा है, इंडिया एंड ईयू ट्रेड से भी ज़्यादा है। सो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। नाउ चाइना इशूज वाइट पेपर ऑन कोविड-19 फाइट। तो चाइना ने वाइट पेपर इशू किया है कि कंट्री किस तरीके से लड़ रही है अगेंस्ट कोविड-19। इन्होंने इसको नाम दिया फाइटिंग कोविड-19 चाइना इन एक्शन। ये सभी मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अर्ली आउटब्रेक से लेकर, अभी नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, अर्ली आउटब्रेक से लेकर पूरे नेशन वाइड जब ये फैला एंड काफ़ी सारी लाइव्स, चाइनीज़ गवर्नमेंट वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, स्ट्रिक्टेस्ट प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर सब लिए। वी हैव मेड द फुल यूज़, मीन्स चाइना ने अपने पूरे वेपन्स का यूज़ किया कि वो कोविड-19 से लड़ सके। अब ये वेपन कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को भी, मल्टीलैटरलिज्म को भी, एंड इंफॉर्मेशन भी रिलीज़ की ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, ऐसा चाइना कहता है। इशू क्या है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड वन ऑफ द लीडर ऑफ द सेवरल कंट्रीज, इन्होंने चाइना को अक्यूज़ किया था, एक तरीके से ताना मारा था कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहे डेडली डिसीज़ को रिपोर्ट करने में, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हो गई, इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई पूरे वर्ल्ड में। एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने भी रिसेंटली, जो कि एक जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक रिजोल्यूशन पास किया कि ओरिजिन ऑफ द वायरस को ढूंढा जाए, एंड चाइना भी इस रिजोल्यूशन को बैक करता है। कोरोना वायरस की वजह से 68 लाख पीपल इन्फेक्टेड, अभी तो बहुत बढ़ गए हैं, एंड 4 लाख की डेथ हुई। यूएस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, 1.9 मिलियन केसेस एंड 1,09,000 डेथ्स, जबकि चाइना के अंदर सिर्फ 84,177। ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी कब होगी, कब नहीं होगी, कितने लोगों की जॉब हट गई, अभी सेवरल रिसेशन चल रहा है 2020 के अंदर। नाउ डेमोक्रेट्स अनवील पुलिस रिफॉर्म बिल। तो टॉप यूएस कांग्रेशनल डेमोक्रेट्स, क्योंकि यूएस के अंदर कांग्रेस है ना, सेनेट, नाउ दे हैव अनवील्ड अ बिल, उन्होंने एक बिल अनवील्ड किया है। इस बिल का नाम है द जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट, ताकि जो पुलिस की प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि अमेरिकन्स बार बार इकट्ठे हो जाते हैं एंड मीन्स एक तरीके से
गैदरिंग करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, तो वो एक्सेसिव टू प्रोटेस्ट एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स एंड सिस्टमेटिक रेसिज्म। नाउ बिकॉज चेंजेस हो रहे हैं टू डिटर पुलिस यूज ऑफ फोर्स एंड होल्ड ऑफिसर्स मोर अकाउंटेबल फॉर अब्यूजेस। अगर पुलिस भी कुछ कहती है तो वो अकाउंटेबल होते हैं, जवाब उनको देना पड़ता है। तो जो लेजिस्लेशन है इसको सपोर्ट कौन दे रहे हैं? रिपब्लिकन्स दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ पार्टी। सो बैकग्राउंड क्या है? ये 2 वीक्स के बाद मतलब हुआ था जब जॉर्ज फ्लॉयड, एक ब्लैक अनआर्म्ड मैन जिसकी डेथ हो गई थी, मिनेयोपोलिस पुलिस ऑफिसर नाइल्ड ऑन हिज नेक फॉर नियरली 9 मिनट्स। तो डेथ हो गई एंड जिसकी वजह से नेशन वाइड जो है वो मतलब एक तरीके से बात फैल गई कि ब्लैक अमेरिकन्स के अगेंस्ट क्या हो रही है? ब्रूटैलिटी हो रही है। सो अभी ये लोग यही चाहते हैं कि रिफॉर्म्स कीजिए एंड डैमेजेस को, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट किया गया है, एंड फेडरल स्टैंडर्ड को चेंज कीजिए, ठीक है। एक फेडरल रजिस्ट्री ऑफ पुलिस मिसकंडक्ट बनाइए एंड यू हैव टू रिपोर्ट टू द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट कि ऐसा क्यों किया गया। बिल ने ये भी कहा है कि फेडरल रजिस्ट्री ऑफ पुलिस वही कि आपको कि कितना आपने फोर्स यूज़ किया वो आप यूएस जस्टिस रिपोर्ट के अंदर बताइए। फिर देखिए मतलब सब कुछ अगेंस्ट पुलिस ही है, मतलब पुलिस को ज़्यादा इंटेरोगेटिव वे से आप देख सकते हैं कि पुलिस को ये करना चाहिए। पुलिस के जो यूज़ होते हैं चोक होल्ड्स के, कैरोटिड होल्ड्स के, ये बैन कीजिए। जो नो नॉक है मतलब बिना नॉक करे उसको स्टॉप कीजिए। जस्टिस डिपार्टमेंट को पैटर्न एंड प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशंस जो है उनको पास पावर होनी चाहिए। स्टेट अटॉर्नीज़ के पास पैटर्न होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंड ट्रांसफर्स जो हैं उसको कर्ब आउट करना चाहिए एंड लिंचिंग को एक फेडरल हेट क्राइम आप क्लासीफाई कीजिए। नाउ दिस इज़ द यूएस लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये सीनेट होता है, इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सो नो नीड टू रीड इट हियर। नाउ जो सिविल वॉर है ओवर स्लेवरी, सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी, डिग्निटी इक्वालिटी से लेके, एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस होता है अगेंस्ट ब्लैक, वो अभी भी हो रहा है। रेसिज्म है, ठीक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, हायर हम लोअर तुम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मतलब एक जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को इस तरीके से ट्रीट करते हैं लाइक दे आर क्रूअल एंड अनजस्ट। सो इसको कम करना होगा। रेसिज्म नेचुरलाइजेज अ पर्सनस बिलीफ, करेक्टर एंड कल्चर, मतलब सारी आपको अच्छी अच्छी बातें लिख देनी है। सो सिर्फ एक पीसफुल नीड ऑफ द आवर यही है। देखो उस लड़ाई करने से तो कुछ होता नहीं है। एक पीसफुल मूवमेंट है जो गांधी जी ने भी सिखाया कि अगर आपको रेसिज्म को ख़त्म करना है विद बोथ ब्लैक्स एंड वाइट पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि फ्लॉयड का मर्डर हुआ एंड कैन ब्रेक द बैक ऑफ दिस एविल, अगर कोई पीसफुल मूवमेंट होगा तो। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट IRF रिपोर्ट, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट है, कांग्रेस को दी गई ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट भी कहते हैं, कि क्या रिलीजियस फ्रीडम का स्टेटस है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या उन्होंने कोई रिलीजियस बिलीफ को वायलेट किया है, प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रुप्स को, रिलीजियस डेनोमिनेशंस को, इंडिविजुअल्स को, एंड बेसिकली सर्वे है ऑफ द स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ रिलीजियस फ्रीडम ने क्या क्या ऑब्जर्व किया इंडिया में? एक तो यहाँ पे हमारा के इश्यूज चल रहे थे जम्मू कश्मीर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एंड NRC के। नाउ डिटेल दी इन्होंने मॉब लिंचिंग की, एंट्री कन्वर्जन लॉज की एंड रिलेटेड इश्यूज के भी। लॉ मेकर्स हैव फेल्ड, रिपोर्ट की कई कि बहुत सारे केसेस हुए हैं मॉब वायलेंस के, लिंचिंग के, कम्युनल वायलेंस के। देन रिपोर्ट ने बाबरी मस्जिद डिसीजन को भी बताया जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, एंड जो चैलेंजेस हैं 2018 के जब विमेन को एंटर करने से बैन था ऑन सबरीमाला टेम्पल, तो ये सब रीजनल से रिलेट करते हैं। इंसिडेंट्स की डिटेल्स दी ऑफ काउ विजिलेंटिज्म एंड अदर टाइप ऑफ मॉब वायलेंस। इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे? ये यूएस के एंगेजमेंट भी बताता है विद चाइना ऑन द इश्यूज, एंड US CIRF अप्रैल में उन्होंने रिकमेंड भी किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड स्टेट डिपार्टमेंट को कि इंडिया का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो लोवेस्ट ग्रेड पे है, मतलब एक ऐसी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स का इन्होंने हमें स्टेटस दिया, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है हमारे इंडिया के वो इस रिकमेंडेशन को मानने को तैयार नहीं है,
ठीक है। सो बेसिकली ये जो काफ़ी सारे इश्यूज हुए इस सब की वजह से, एंड इंडिया ने कहा कि जो USCRA, अब यूएस का, इंडिया का हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा कि भाई आप बाइज्ड हैं एंड आप टेंडेंशियस हैं अगेंस्ट द कंट्री, आप न्यू नहीं है, एंड हम न्यू लेवल्स, हमारा जो मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो आपका न्यू लेवल्स तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या हुआ है, क्यों ये लॉज लाए गए, क्यों क्या कुछ चीज़ों को हटाया गया, वो सिर्फ हम ही अच्छे से समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन ऑफ 1819। द स्कर्मिशेज एंड स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स हुआ कहाँ पर, नकुला इन सिक्किम के अंदर लास्ट मंथ में, लाइन द एरिया ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया इंडिया एंड चाइना के बीच में जो लाइन है दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड सिक्किम तिब्बत एक कन्वेंशन हुआ था 1890 में। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो नकुला है वो इंडिया को बिलोंग करता है, एंड सिक्किम देखिए पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। 1975 में प्रायर टू तो चाइना ने इसको मान भी लिया था कि हाँ ये आपका पार्ट है। नाउ व्हाट इज द 1890 कन्वेंशन, ये कन्वेंशन हुआ था 1890, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हुई है, ब्रिटेन एंड चाइना के बीच में हुआ था, कैलकटा कन्वेंशन इसको कहते हैं। 1890 में 8 आर्टिकल्स इस ट्रीटी में मेंशन थे। आर्टिकल 1 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 में ये कहा गया था कि जो सिक्किम और जो तिब्बत की बाउंड्री है वो माउंटेन रेंज में है, एंड ये फ्लो करते हैं बिटवीन द सिक्किम रिवर दैट इज टिस्टा एंड उसके एफ्लुएंट्स के बीच में। तिब्बतन का एरिया है मोचू एंड नॉर्थवर्ड्स इनटू अदर रिवर्स ऑफ तिब्बत। अब ये जो लाइन है, द लाइन कमेंसेज एट माउंट गिप मोची, ठीक है, माउंट गिप मोची से शुरू हो जाती है, भूटान के फ्रंटियर पे है, एंड फॉलोज द अबव मेंशन वाटर पार्टिंग टू द पॉइंट वेयर इट मीट्स नेपाल टेरिटरी। ठीक है। नाउ तिब्बत ने रिफ्यूज कर दिया कि अब ये जो कन्वेंशन 1890 की हम इसे नहीं मानते और ना ही हम इसके प्रोविजंस को अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 1904 में दोबारा से एक ट्रीटी हुई, एक कन्वेंशन हुआ ग्रेट ब्रिटेन एंड तिब्बत के बीच में ल्हासा के अंदर। इस कन्वेंशन के अंदर जो तिब्बत था वो कन्वेंशन मानने के लिए रेडी हो गया, एंड ये भी मानने को रेडी हो गया कि जो आर्टिकल 1 है सिक्किम एंड तिब्बत के बीच में हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। 27 अप्रैल 1906 को भी दोबारा से एक ट्रीटी साइन हुई ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना के बीच में एट पिकिंग, जिन्होंने इस कन्वेंशन को दोबारा से कंफर्म किया था 1904 वाली को, बिटवीन ग्रेट तिब्बत एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आप एरिया देख सकते हैं, दिस इज पर्टिकुलर द एरिया, दिस इज द नथुला। नथुला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको सिक्किम के टच करते हुए बिल्कुल एंड पॉइंट पे है। ठीक है, सो दिस इज नथुला, एंड इसको क्लेम जो है वो करने की ये कोशिश करते हैं। नाउ सिप्री रिपोर्ट ऑन इंडिया चाइना न्यूक्लियर वेपन्स, दोबारा से जो आपका फुल फॉर्म वाला पेज है वो खोलिए, सिप्री के वहाँ पे फुल फॉर्म लिखिए, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये असेस करता है कि अभी कंट्री की इंटरनेशनल सिक्योरिटी कितनी है, आर्मामेंट्स कितने हैं, डिसआर्मामेंट्स कितने हैं। तो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करता है इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। स्टॉकहोल्म में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया एंड चाइना दोनों ने ही अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाए हैं। चाइना इज इन द मिडल ऑफ अ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन, एंड चाइना के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 290 वॉरहेड से 320 हो गए हैं। चाइना न्यूक्लियर ट्राइड भी फर्स्ट टाइम बना रहा है, एंड इंडिया की भी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 130, 140 से 150 हो गए हैं। पाकिस्तान भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एंड उसके भी 160 हो जाएंगे इन 2020 या हो गए हैं। दोनों चाइना एंड पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। नाउ जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं 9 हैं, यूएस, आपका यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13,400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे 2020 के स्टार्ट में, एंड ओवरऑल डिक्रीज पाया गया है। पहले 13,865 थे सभी कंट्रीज को मिलाकर, अभी 13,400 हो गए हैं। वैसे तीनों कंट्रीज में बढ़े हैं, चाइना में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान के अंदर भी। एंड ये इसीलिए है बिकॉज जो डिक्रीज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि रशिया एंड यूएस ने जो अपने ओल्ड न्यूक्लियर वेपन्स है उनको डिसमेंटल
कर दिया। ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आर क्या है, यूएस एंड रशिया को अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो रिड्यूस किए। अक्वाई बिकॉज एक न्यू स्टार्ट दैट इज न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन फरवरी 2021 में ये लैप्स हो जाएगी, तो इनको अपना ये जो न्यू स्टार्ट है या जो न्यू ट्रीटी है वो दोबारा से एक्सटेंड करनी होगी। सो 1987 में भी सोवियत यूएस की ट्रीटी हुई थी कि हम एलिमिनेट करेंगे इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट यूएस युग्योर राइट्स बिल। तो यूएस प्रेसिडेंट, ये युग्यो जो है वो चाइना से रिलेटेड है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट दोबारा करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक लेजिस्लेशन साइन किया है कि फॉर द रिप्रेशन, जो सैंक्शंस लगाए गए थे ओवर द रिप्रेशन ऑफ चाइनाज यूगुर्स मुस्लिम्स। नाउ बिल ये कहता है जो सैंक्शंस थे अगेंस्ट दोज, मतलब वो लोगों के लिए जो यूगुर्स को रिप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, या मुस्लिम ग्रुप्स को चाइना के जिनजियांग प्रोविंस के अंदर, एंड जहाँ पे यूएन को लगता है 1 मिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो उस कैंप में डिटेन किए गए हैं, तो सैंक्शंस लगाए गए थे उसके अकॉर्डिंग। एंड ये भी कहा गया था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी हैं शेन क्वांग्यो, वो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशंस के। ये बिल ये भी कहता है कि वो यूएस फर्म्स जो जिनजियांग रीजन के अंदर ऑपरेट कर रही हैं टू इंश्योर कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स को ना लें जो कि फोर्स्ड लेबर से बनाए गए हों। ठीक है, फोर्स्ड लेबर के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को नहीं लेना। तो यूएन का ये एस्टिमेट है कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम्स जो है वो जिनजियांग रीजन के कैंप्स में डिटेन किए हुए हैं। एंड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने चाइनीज़ ऑफिशियल्स को मतलब अक्यूज़ किया कि आप मुस्लिम्स को टॉर्चर कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, उनके कल्चर एंड उनके रिलीजन को आप इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यूगुर्स एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर रहती है। ये हमने पहले के वीडियोस के अंदर किया है, अभी इन पेजेस के अंदर डायग्राम नहीं है, सो आई कैन नॉट शो यू, बट आप इसको या तो गूगल कर लीजिए क्योंकि पुरानी वीडियो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि हमने किस मंथ में किया है, बट हमने ये कर रहा हुआ है। ठीक है, सो आप गूगल पे इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट चाइना के एरिया के अंदर आता है। एंड ये जो एरिया है इसके एथनिक टाइज हैं किसके साथ, टर्की के साथ, एंड और वहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो ये चाइना जो है वो यूगुर्स को इसीलिए टारगेट करती है कि जिनजियांग जो एरिया है वो ऑटोनॉमस रीजन है विद इन चाइना, लार्जेस्ट रीजन है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, 8 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये जिनजियांग, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड अफगानिस्तान भी आता है, जिसकी वजह से जिनजियांग में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हुई, बेटर जॉब्स भी हुई। एंड ये हैन चाइनीज़ भी ध्यान रखिएगा, इट हैज़ ब्रॉट विद इन लार्ज नंबर द मेजॉरिटी ऑफ हैन चाइनीज जो कि कंसर्न थे द बेटर जॉब्स, एंड यूगुर्स को उन्होंने क्या किया, एक खतरा क्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से 2009 में दंगे हुए, 200 लोगों की डेथ हुई, खास करके जो हैन चाइनीज़ है इन द रीजन्स कैपिटल उरुमगी। ठीक है, देन देखिए बीजिंग का ये भी कहना है कि जो यूजर्स के ग्रुप हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, एंड यूगुर्स के जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे टाइज हैं, सो दैट्स वाई वो अपने आप की एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते रहते हैं। सो चाइना की पॉलिसी यही है कि ये जो पूरी एंटायर कम्युनिटी है ये सस्पेक्ट है एंड वी वांट टू कंट्रोल देम। नाउ व्हाट इज गाफा टैक्स? तो यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो एक तरह से पीछे हो गए एट ओवरहोलिंग द ग्लोबल सिस्टम फॉर डिजिटल जायंट्स, एंड फ्रांस ने तो कंफर्म कर दिया है ऑफ गाफा टैक्स। तो दैट इज ये है क्या? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। एंड कंसर्न क्या है पहले ये पढ़ते हैं। फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, जो कंट्रीज किसी से इन्वॉल्व होती हैं आप वो टॉपिक भी लिख के उसके सामने लिख ले, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपको थ्योरी याद रह सकती है लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है जो क्रैमिंग पार्ट होता है, सो जस्ट राइट इट डाउन। सो फ्रांस, यूके, स्पेन एंड इटली, इन्होंने टैक्सेस लगाए इन लार्जेस्ट डिजिटल फर्म्स पे। यूएस ऑफिशियल्स ने ये जो मूव्स हैं इनको स्लैम डाउन कर दिया कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटिंग है अगेंस्ट अमेरिकन फर्म्स, क्योंकि जो न्यू लिवीज है ये इंटरनेशनल टैक्स रूल्स के जो पार्ट हैं, सो दिस इज़ नॉट गुड। यूएस का विड्रॉल जो है वो किस रिजल्ट में आएगा, क्या आएगा, वो तो अभी देखने को मिलेगा ही। जनवरी में 137 कंट्रीज़ एक डील नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो गई थी कि जो टेक मल्टीनेशनल्स हैं
2020 तक इनके साथ कैसे डील किया जाए। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, इन्होंने ऑलरेडी एक रिप्लाई जो है वो सेंड कर दिया है कि हम फेयर डिजिटल टैक्स लगाएंगे। सो गाफा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन। सो ये एक प्रोपोज डिजिटल टैक्स है जो कि टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कंपनीज पे लगता है, एंड फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, 3% टैक्स लगाया था। नाउ रैशनली क्या है, क्योंकि अगेन इनका जो टैक्स नॉर्म्स जो अभी हैं वो ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस मॉडल्स वो इन ऑनलाइन सर्विसेज को सूटेबल नहीं है। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं वो ट्रेडिशनल कंपनी से अलग होती हैं। जो कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स है इसकी वजह से इनको ह्यूज रिवेन्यू हो रहा है, एंड दे आर बेसिकली डूइंग द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग इशू। सो कॉल्ड गाफा, दैट इज गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन, इनके वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं इन लो टैक्स हेवन्स। सो जबकि इनका काफ़ी फेयर शेयर रहता है फिजिकल पेमेंट्स में, बट स्टिल दे यूज टू डू दिस। नाउ डिजिटल टैक्स इन इंडिया, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन यूज़र्स हैं। अभी इस पर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात जानने को मिलेगी। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन यूजर्स है इन द वर्ल्ड, 560 मिलियन इंटरनल यूजर्स हैं। कितने? 560। ठीक है। रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं? 2 सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुई। एक तो इक्वलाइजेशन लेवी, मींस एक ऐसा टैक्स जिसकी वजह से जो फॉरेन डिजिटल कंपनीज हैं उन्हें ऐसी प्लेस में रखा गया 2016 से ही, एंड 6% टैक्स लगाया गया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के रिवेन्यू पर, जिसकी वजह से 550 करोड़ रुपीज़ इकट्ठे किए गए। न्यू अमेंडमेंट 2020 के अंदर आई, जिन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो सभी ऑनलाइन कॉमर्स एक्टिविटीज़ पर लगा दिया। स्पेसिफिकली जो भी इट इज़ लिविड ऑन कंसिडरेशन रिसीवेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोई भी सर्विस चाहे वो पेंशन हो, रेजिडेंट इन इंडिया या कोई एनआरआई हो, टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉरपोरेट इनकम टैक्स के लिए, जिसके अंदर क्या क्या आता है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो लोग इंडिया के लोगों को टारगेट करती हो, मीन्स कि इनको एडवर्टीजमेंट दिखानी है, ये लोग खरीदेंगे बिकॉज दे आर द सेकेंड इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड। एंड एक डाटा जो भी कलेक्ट होता है फ्रॉम अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया, उसका आईपी एड्रेस यूज़ करके, देन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेल होती है यूजिंग डाटा कलेक्टेड, सो दैट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कि यहाँ के लोग ज़्यादा नेट को यूज़ करते हैं। सो दीज आर द मतलब हमारे लिए सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई टैक्सेस। नाउ लास्ट टॉपिक आज का हम पढ़ेंगे, मैडिसिस ओपोज न्यू नेपाल रूल। तो नेपाल की अपोजिशन पार्टी लीडर्स ने ओपोज किया है द प्लान चेंजेस, उनके सिटीजनशिप रूल्स के अंदर चेंजेस आए थे, एंड जो नेपाल की फैमिलीज़ हैं, नेपाल के उन जो प्लेन्स के अंदर जो फैमिली रहती है, मेढस रीजन है वो, जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर किनशिप विद इंडिया इज़ कॉमन। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि इंडिया के जो सिटीजनशिप रूल्स हैं, ये नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा है, द गवर्नमेंट डिफेंड्स इट्स मूव, कि जो इंडिया की जो सिटीजनशिप रूल्स हैं टू जस्टिफाई द अमेंडमेंट्स, इसीलिए नेपाल गवर्नमेंट भी ऐसा रूल लेकर आई है। अब ये है क्या, तो नेपाल एक बिल लेके आई है जहाँ पे कंट्री का सिटीजनशिप एक्ट चेंज किया गया कि अगर कोई फॉरेन विमेन शादी करती है नेपाली नेशनल से, तो उसे 7 साल के लिए वेट करना होगा नेचुरलाइज सिटीजनशिप के लिए। एंड इसमें 7 राइट्स इंक्लूडेड हैं कि अगर कोई फॉरेन विमेन शादी करती है किसी नेपाली नेशनल से, सो वो उन एक्सरसाइज को तभी एक्सरसाइज यूज़ कर सकती है, उन 7 राइट्स को, जब उसको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो काफ़ी असर पड़ेगा उन लोगों की लाइफ पे। नाउ हु आर मदेशी एंड वाई आर दे कंसर्न अबाउट दिस चेंजेस। तो मदेशी तेराई रीजन में रहते हैं, नेपाल के साउथ में, हिमालय के फुटहिल में, एंड इंडिया का बिहार बॉर्डर वहाँ पर पड़ता है। तो मधेसीज कास्ट है, एथनिसिटी जो है वो बिहार एंड यूपी की तरह है, एंड उनको ऐसा लगता है कि जो चेंजेस हैं उससे उनकी सोसाइटी एंड फैमिलीज़ में अनसर्टेनिटी आएगी, एंड क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ज़रूर देख लीजिए, नेपाल एंड इंडिया के बीच में जो एरियाज़ हैं जो इशू के हैं, दैट इज़ कालापानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपुलेख, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ योर काठमांडू, ये जो एरिया है रेड वाला, दिस इज़ योर बेसिकली द प्रॉब्लम। तो ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन है दिस इज सुरखेत, एंड जो वो यही बिलीव कर रहे हैं कि ये जो चेंजेस हैं इससे अनसर्टेनिटी, टेंशन आएगी, रेशियली इनको मोटिवेट किया जा रहा है, एंड जो सिटीजनशिप एक्ट है वो इंडिया को देख के अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सो क्या कह सकते हैं। नाउ
ये रीज़न ये या ध्यान रखिएगा, काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपू लेक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पेजेस हम कल करेंगे। एक्चुअली आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो मुझे जितना टाइम मिलता है हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बना लूँ। इसके साथ साथ क्योंकि मैं अब जुलाई के भी पेजेस अंडरलाइन कर रही हूँ, तो वीडियो जो है वो हो सकता है आपको थोड़ी लेट मिलती हो, बट यू कैन ट्रस्ट कि आपके सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त भी वीडियोस के लिए टाइम निकालना इज़ लिटल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग इट। एंड मैं इतना आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपके सभी जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए, एंड अगर वीडियो आपको थोड़ी लेट मिल रही है तो आप इतने पहले के करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर लीजिए। बाकी आपको फ़ायदा तो देखिए वीडियो से होगा ही, क्योंकि आपको खुद से मेहनत नहीं करनी, आपको बस सुनना है एंड यू हैव टू रिवाइज़। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स लेके भी रख सकते हैं। बिलीव मी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। किसी एक दिन आप 3 घंटे भी बैठ के सभी स्क्रीनशॉट रिवाइज करेंगे तो आपको सब याद रह जाएगा। सो थैंक यू सो मच।